जितना समझ रहे हो इसको, ये उससे जहरीला है। लाखों शबनम घूम रही हैं जो खुद को कहती शीला है। केवल लड़की नहीं निशाना, लक्ष्य हमारे मर्दों पर है। फिर भी जो चुप बैठे हैं, थू ऐसे नामर्दों पर है। अब भी न जागे तो सुन लो, ऐसा दिन भी आएगा जब पेट में पलता अक्षय भी जबरन अब्दुल कहलाएगा। इस साजिश को ठीक से जानो, यह अभियान हमारा है। वो बेचारे याद रहे जिन्हें लव जिहाद ने मारा है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। लगातार 12वां बिंदास बोल हम आपके सामने आए हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि लव जिहादियों को फांसी दो। लेकिन आज का ये बिंदास इसलिए विशेष है कि करीब 3 साल पहले हमने मेरठ का एक मामला उठाकर आपको रिवर्स लव जिहाद की बात बताई थी। आज मैं 10 मामले आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे मुस्लिम लड़की हिंदू नाम रखकर हिंदू लड़के को प्यार में फंसाती है, शादी करती है, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराती है। यहां तक कि हमारे पास लड़कों की सुन्नत करने के भी मामले हैं। आज मैं उसमें से एक को स्टूडियो में आपके सामने उपलब्ध करा रहा हूं। सरकार को उसकी सुरक्षा की मांग करता हूं। साथ में एक बड़ा पैनल रहेगा, आप जुड़े रहेंगे। और केवल हमारी लड़कियां ही नहीं, हमारे लड़के भी कैसे निशाने पर है, ये आज हम समाज के सामने रखेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा देखते हैं। आप लव जिहाद के खूंखार षड्यंत्र के बारे में लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन अब लव जिहाद में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अब तक लव जिहाद के जरिए केवल हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जाती थी या मार दिया जाता था, लेकिन अब निशाने पर आ गए हैं हिंदू लड़के। अब हिंदू लड़कों को लव जिहाद में फंसाकर मुसलमान बनाया जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हिंदू लड़कों के साथ लव जिहाद कैसे हो रहा है, हिंदू लड़कों को लव जिहाद के जरिए कैसे फंसाया जा रहा है, कैसे हिंदू लड़कों को मुस्लिम लड़कियां हिंदू बनकर उनके साथ लव जिहाद कर रही हैं। और अब ऐसे ही भयानक मामले हिंदू लड़कों के साथ हो रहे हैं। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के गोंडा का। गोंडा में एक रिवर्स लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसे देखकर देश का हर नागरिक सन्न रह गया। देश की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक मुस्लिम लड़की हिंदू नाम से फेसबुक आईडी बनाकर हिंदू लड़के को अपने जाल में फंसाती है। हिंदू लड़के को पता होता है कि लड़की हिंदू है क्योंकि उसका नाम सोनिया है। लड़की और लड़का दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं और अभी तक लड़के को सोनिया यानी उसकी पत्नी के मुसलमान होने का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, लड़की और उसके परिवार वालों की हकीकत लड़के को पता चल जाती है। लड़की और उसके परिवार वाले लड़के को इस्लाम अपनाने को बोलते हैं। लड़के पर दबाव बनाया जाता है कि अगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा, जिंदा दफना दिया जाएगा। और यही नहीं, मुस्लिम लड़की जो कि हिंदू लड़के से शादी करती है, अब लड़के पर रेप का केस करने की बात करती है। मतलब लड़के को हर तरह से फंसा दिया जाता है, धमकी दी जाती है। अगर लड़का शादी से बाहर जाता है तो उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। लड़के पर रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाएगा। और ऐसे में लड़के के सामने इस्लाम कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लड़का दिल्ली का रहने वाला है। लड़का अब अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और ऐसे में रिवर्स लव जिहाद का ये अलग ही रूप है। अब हिंदू लड़के भी लव जिहाद से सुरक्षित नहीं है। अब हिंदू लड़कों को भी कैसे लव में फंसाकर मुसलमान बनाया जाए, ये षड्यंत्र भी सामने आ चुका है। षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से हिंदुस्तान को जागने की जरूरत है। यह भी केवल हिंदुस्तान में हो रहा है ऐसा नहीं है, दुनिया में भी हो रहा है। और हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बचा है। बस आज हम टॉप 10 केसेस आपके सामने लेकर आए हैं। जल्द ही इसके और केसेस भी लेकर आएंगे। चौंक गए होंगे आप जब जान के कि ऐसा भी हो सकता है। जी हां, जब लोगों को धर्म नाम की नशा पिलाई जाती है तो कुछ भी हो सकता है। और वही हो रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए आपकी बचने की संभावना कम है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आप कितने तीर दिशाओं से निशाने पर है। हमारा काम है आपको जगाना। आप जाग गए तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर समाप्त होना तय है। मैं स्वागत करता हूं, डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पीड़ित है, हमारे साथ
वीएचपी के नेता हैं, सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ विनोद बंसल जी है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, आपका स्वागत है। हमारे साथ पीड़ित युवक है जिसका बदला हुआ नाम सुरक्षा कारणों से रोहित है, जिसका नाम मुस्लिम किया गया था। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक हैं जो कि संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं, अमित शंकर जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुस्लिम विचारक फाजिल अहमद है जिन्होंने कल कहा था कि अगर मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की है तो ऐसे लड़की और लड़के का संरक्षण होना चाहिए। आज क्या है देखते हैं उनका कहना। आज आप करोड़ों की संख्या में जो जुड़े हैं, यहां चल रहे नंबर पर मिस कॉल करिए, जिसमें लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनने, एक ही माह में मृत्युदंड की सजा देने, किसी भी ऊपर के कोर्ट में कोई अपील ना करने और दया याचिका ना सुनने की बात कही गई है। आइए इसी दिशा में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लव जिहाद हो या रिवर्स लव जिहाद हो, लव जिहाद है और दोनों तरफ से पीड़ित हिंदू है और हिंदू इतना ज्यादा पीड़ित है कि अब शायद वो समझ भी नहीं पा रहा है कि एक साथ दसों दिशाओं से हो रहे हमलों में वो पहले किससे बचे। मैं सबसे पहले पीड़ित के पास चलता हूं जो हमारे साथ रोहित के नाम से यहां पर बैठे हैं। रोहित, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि पहला क्या घटनाक्रम रहा कि कोई लड़की ने आपको कैसे अप्रोच किया। जी, मेरे नाम फेसबुक पे ऐसे फ्रेंड से पूछती मेरी। आप थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए, डरिए मत, हम आपके साथ है और सुदर्शन आपके साथ है, तो कोई जिहादी आपको हाथ नहीं लगाएगा। बोलिए। फेसबुक पे मेरी ऐसी कांटेक्ट हुआ था, तो उसने मैसेंजर में मैसेज किया था। सोनिया नाम की आईडी थी उसकी। तो बताती मेरे पापा मुझे मारते पीटते हैं ऐसे। तो मैंने उससे कुछ टाइम मांगा कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो फिर वो रोने लगती थी। मतलब ऐसे चलते चलते 2-3 महीने हो गए। तो फिर मुझे इतना, मतलब मैं सीरियसली हो गया उसकी। मैंने कहा चल मैं शादी कर लेता हूँ यार, मैं फिल्म। मतलब जब उसने आपको फेसबुक पर संपर्क किया तो सोनिया नाम रखा हुआ था? हाँ, सोनिया नाम था। और आपका सारा कम्युनिकेशन सोनिया से हो रहा है ऐसा आप मान रहे थे? हाँ, सोनिया से हुआ था। उसके जब पता चला, मुझे बाद में पता चला कि ऐसे उसका नाम है, फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो आपको कब पता चला? शादी के कितने दिन पहले पता चला या बाद में पता चला? शादी से मतलब 4-5 दिन पहले ही पता चला था मुझे। उसके हाँ। बाद फिर वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। फिर मैंने बोला कि मैं शादी कर लूँगा, पर मैं इतना कमाता हूँ नहीं कमाता। मैंने सारी चीज़ सच बता दी थी उसको। हाँ। कि मैं ऐसे काम करता हूँ और यहाँ रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ। मैंने हर चीज़ बता दी थी उसको। वो कहा ठीक है, तुम जैसा रखोगे मैं रह लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसको लिया आया, मैंने कोर्ट मैरिज कर ली उससे। तब आपने उसको कहा था कि हिंदू बने या मुस्लिम रहे, क्या तय हुआ था? वहाँ पे यही तय हुआ था कि मेरा नाम मोहित कुमार है, तुम्हें मतलब मेरी तरह रहना पड़ेगा जैसे मैं रखूँगा। और मतलब उसको फिर मैं वहाँ से लेके आया, शादी वादी कर ली मैंने अपने तरीके से। फिर उसको पता नहीं क्या अटपट, मैं उसको हर ज़रूरत पूरी कर रहा था। मतलब मैं काम करता था उसके लिए, हर चीज़ लाता था मैं उसको, कभी मैं दुख नहीं दिया। पर वो जैसी उसने अचानक फ़ोन कर दिया, घर चले गए। घर जाने के बाद उसने मुझे वहाँ बुलाया। मैं अपनी बीवी समझ के चला गया। मैंने कहा बीवी है मेरी, मैं चला जाता हूँ। मेरी मम्मी मेरे साथ चले गई। वहाँ जाने के बाद फिर हम जैसे ही मैं गोंडा पहुँचा, गोंडा पहुँचने के बाद वहाँ पे फिर उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके पिता का फ़ोन आया मेरे पास कि तुम ऐसे ऐसे गोंडा से थोड़ा सा आगे आ जाओ गाड़ी करके। मैंने वहाँ से गाड़ी बुक करके वहाँ से आगे चला। मैं चलने के बाद मुझे जंगल में रुकवा लिया उन्होंने। जंगल में रुकवाने के बाद उन्होंने फिर गाड़ी तो रुकवा ली, गाड़ी तो भेज दी थी। 4-5 मतलब बंदे थे उनके वहाँ पे फिर मेरे से बोले कि तुमने जो किया गलत किया है। मैंने उनसे बोला मैं गलत किया तो आप मुझे जेल में डलवा दो। मैंने जो बात थी मैंने उनको साफ बता दी कि हमने शादी कर ली है और कोर्ट मैरिज के पेपर थे, मैंने उसको उनको दिखा दिया। मैंने कहा ऐसे मैंने शादी की है। फिर वो बोले नहीं हम तुम्हें तो मरवा देंगे भाई, जेल में हमारी इतनी पहुँच है, इतनी पावर है। मैंने कहा सर ऐसे बात थोड़ी, मैंने उनको समझाया मैंने ऐसे बात होती नहीं है, आप उल्टी बात कर रहे हो। फिर उन्होंने
वहाँ पे फिर बोल रहे कि इनको ऐसा करो, यहीं से गड्ढा खोदो और यहीं दफन कर दो माँ बेटों को, और गाड़ी वालों को यहाँ से निकाल दो। फिर उसके बाद मम्मी मेरी रोने लगी। फिर उसका पापा बोला चलो ठीक है तुम ऐसे करो, अब मैं पैसे दो, 80,000 रुपये दो, पैसे दो दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे यहाँ से। तो मैंने बोला उससे, मैंने कि सर आप एक काम करो, मुझे दिल्ली जान दो, यहाँ से मैं दिल्ली चले जाऊँगा, मैं वहाँ से आपको पैसे डलवा दूँगा। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रहोगे, यहीं पैसे डलवाने पड़ेंगे। फिर उन्होंने पुलिस वाले को बुला लिया वहाँ पे। पुलिस वाला कह रहा भाई तुम अपने आप निपट लो, पैसे दे दो इनको और उनको अपना देख लो फिर। अच्छा, मतलब ये कहाँ की घटना है? गोंडा की? गोंडा, हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ। और वहां की पुलिस ने आपको कहा कि आपको जो है आप निपटा लो? हाँ, मतलब वो पहले उनके जानकार होंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा उनके साथ, उनके टर्म्स में। तो फिर वो पुलिस वाले वो तो चले गए वहाँ से। फिर उन्होंने क्या किया, एक होटल में रुकवा लिया हमें। वहाँ रुकवाने के बाद वहाँ फिर उन्होंने धमकियाँ दी, और अपने लड़के, मतलब जहाँ मैं रोका था वहाँ के आस पास में जितने भी कमरे थे सब में अपने लड़के खड़े कर दिए, जो उनके इस्लामिक लड़के थे वो ही खड़े कर दिए वहाँ पे उन्होंने। वहाँ पे बाहर तो खड़े कर दिया, अंदर कमरे में लड़के रख लिए। अब वो लड़के, मैं जब भी कमरे से बाहर निकलता मैं देखता था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, चले जाऊँ, तो वो लड़के जगह ही रहते थे। वो मतलब मेरे ऊपर नज़र रखते थे कि यहाँ से भाग ना जाए। फिर मैं बाहर देखता था रेलिंग पे जाके, वहाँ भी लड़के खड़े रहते थे। अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ, तो सुबह उसके पापा का फ़ोन आया कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, यहाँ से लेके कानपुर और लखनऊ तक मेरी इतनी पहुँच है तो वहीं की वहीं मरवा दूंगा मैं। तो फिर मैंने ये बात मम्मी को नहीं बताया, मैंने अपने तक सीमित रखी और फिर मैं चुप हो गया। मैंने कि जो कर रहे हैं वो करने दो। फिर वो रात को आते हैं, लेटर पे साइन करवाते हैं कि इस पर साइन कर। मैंने साइन कर दिया, मैं अकेला ही था, मैं कर भी क्या सकता था वहाँ पे। मैंने साइन कर दिया। फिर उसके बाद फिर कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले जाने से पहले उन्होंने बोला कि तेरी माँ वहाँ है और तू यहाँ चुपचाप खड़ा रहियो, जहाँ हम ले जा रहे हैं कोर्ट में, कुछ मत बोलियो। मैंने कहा भाई जो कर रहे हैं करने दो, मैं तो बाद में देखूंगा, मैं कानून के तरीके से देखूंगा। फिर ये अपने ले गए कोर्ट में, वहाँ पे साइन वाइन कराया, क्या किया क्या नहीं किया, मुझे दूर खड़ा कर दिया वहाँ पे। वो वहाँ से फिर भेज दिया मुझे। फिर वहाँ उन्होंने निकाह विकाह पढ़वाया, वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से इनकी कहानी से और ज़्यादा शुरू हो गई। मतलब वहाँ आपका मुस्लिम पद्धति से निकाह पढ़वाया? हाँ हाँ, वही, मतलब दोबारा शादी हुई एक तरीके से? हाँ, दोबारा उन्होंने अपने तरीके से मतलब करी थी जो। उसके बाद फिर ये मुझे, लेकिन आपका निकाह कैसे हो सकता, आप तो हिंदू है? हाँ, वो तो उन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ जो करना था, वो उनको पता था कोई बोलने वाला है, ना कोई फ़ोन आ रहा है इसका, ना कोई किसी से फ़ोन करवा रहे हैं, ना कि कुछ आ रहा है। तो उनको मतलब जो इनको, तो आपका वहाँ धर्म परिवर्तन कराया गया? हाँ, वहाँ पे पता नहीं धर्म परिवर्तन, वो एक लेटर था, उस लेटर पे साइन करवाया, और जहाँ कोर्ट में ले गए थे वहाँ पे जो साइन कराया मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने जब मुझे धमकी दी थी तो मैं दिमागी रूप से थोड़ा सा अपसेट हो गया था। तो इतना प्रेशर आ रहा था मेरे ऊपर। जब मैं गाड़ी में मुझे ले जा रहे थे, वहाँ गाड़ी में देख रहा था चारों तरफ आदमी भरे हुए हैं, वहाँ ले जाके फिर आगे कोर्ट के अंदर आदमी खड़े हुए थे उनके। तो मैं अकेला क्या करता, मैं फंस गया था। बस मैंने सोचा जो कर रहे हैं करने दो उनको, जो इनकी मन में आए। फिर यहाँ दिल्ली आ गया। मैंने जैसे मैं उस लड़की को लेकर आया साथ में, मैंने बोला बाबू चलते हैं पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। उसने साफ मना कर दिया, पुलिस में नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसने अपने बाबा का फ़ोन किया कि इसको ये ऐसे पुलिस की बोल रहा है। तो उसके बाबा ने मुझे तुरंत फ़ोन किया, धमकी दी मुझे कि अगर तूने ऐसा उल्टा सीधा कुछ किया ना तो तेरे घर वालों को, तेरी माँ को मार देंगे हम, कोई नहीं बचेगा। और उस चीज़ की मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है मेरे पे। उसके बाद वो लड़की भी मुझे धमकी देती रही, उसके बाप भी धमकी देते रहे, मुझसे धमकी दे के पैसे डलवाए अकाउंट में। मैंने उनके अकाउंट में पैसे डाले, 40,000 रुपये मतलब मांगे तो ज़्यादा थे मेरे से। फिर मेरे से जितना बना, मैंने मेहनत मजदूरी करता था, मैं 40,000 रुपये उसके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद उनकी लालच और बढ़ गई कि इनका बोलने वाला कोई नहीं है। अब 40,000 रुपये डलवा के देख रहे थे सिर्फ मेरे से कि ये आगे अगर हम इसके साथ कुछ करेंगे तो ये कंप्लेंट करेगा नहीं करेगा। तो इन्होंने पैसे तो ले लिए। अब इन्होंने धीरे धीरे करके इनका मन बढ़ता गया। अपने गांव में बुलाया इन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना के। वहाँ पे फिर ओम जलवा दिया हाथ। ये ओम जलवाया। इसको जरा फुल स्क्रीन में दिखाइए। आपके हाथ पर ओम बना हुआ था, फुल स्क्रीन लीजिए। हाँ, ये ओम बना हुआ था, इसको जलवा दिया नहीं? दोनों हाथ, दोनों तरफ से ओम जलवाया। और क्या किया?
ओम जलवाया। उसके बाद फिर उन्होंने फिर बोला, फिर मुसलमानी भी कराई। तो ये दूसरा कुछ लिखा है? हाँ, ये भी ओम था सर। अच्छा, ये भी ओम है, ये भी ओम है, 2 ओम लिखवा रखे थे मैंने, दोनों जलवा दिए। हम्म, उसके बाद फिर मैंने बाद में बनवाया ये वाला ओम। तो इन्होंने फिर मुझे ऐसी, इस दौरान बच्ची भी वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो फिर मुझे बोलती थी कि बच्ची को, मतलब प्रेग्नेंट थी तो, कि बच्ची को मार दूंगी मैं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम आओ यहाँ पे। मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ता था। और इस चीज़ की में भी रिकॉर्डिंग है कि दहेज में फंसा देंगे तुझे, बलात्कार में फंसा देंगे, हर चीज़ में फंसा देंगे। मेरे पास हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। मुझे बार बार धमकी दी जाती रही, मतलब मुझे इतना टॉर्चर किया, परेशान किया जाता रहा कि मैं उनकी तरह बन के उनके गाँव में रहूँ और मैं सऊदी चले जाऊँ। सऊदी जाने का भी जोर बनाया गया मेरे पे कि सऊदी चले जा। आपकी सुन्नत की गई, ऐसा सुना है? हाँ, सुन्नत की गई। वो कब की? वो ये 2000 शादी के 5-6 महीने बाद सुन्नत करवाई थी उन्होंने, गोंडा के हॉस्पिटल, आशादेव हॉस्पिटल में। जब मैं तड़प रहा था वहाँ पे, मैं जा नहीं रहा था। क्यों? वहाँ पे जैसे उन्होंने मुझे बोला कि बुलाया, मुझे जिस तरह से बुलाया उन्होंने, पहले बोला कि नहीं, आप दोबारा बोलिए। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट गए थे। क्या आपकी इन्होंने इस्लामी पद्धति से सुन्नत करवाई? हाँ जी, वहाँ हॉस्पिटल में बेवकूफ बना के बुलाया। कौन से हॉस्पिटल में? आशादेव हॉस्पिटल है गोंडा का। वो बाकायदा हॉस्पिटल में लेके जाके करवाई? हाँ, हॉस्पिटल में लेके जाकर करवाई। वहाँ अकेला था मैं, बस कोई था नहीं वहाँ, तड़प तड़ा में। मैं आपके पास बिल्कुल, मैं ये कहानी सुनने दोबारा आऊंगा, लेकिन मैंने अभी पूरे आपकी कहानी 16 मिनट हिंदुस्तान के सामने रखी है। पूरा पैनल गंभीरता से सुन रहा है और मैं सबके चेहरे भी यहां मॉनिटर पे देख रहा हूं कि लोग, मतलब क्या हो रहा है। विनोद जी, क्या ये सुन के आपको, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, पहली प्रतिक्रिया क्या, मुझे लगता नहीं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या। और वास्तव में वो जो 47 का दृश्य दोबारा से अपने आंखों के सामने गुजर रहा है, जो 47 का विभत्स दृश्य जो इतिहास में हमने सुना था या कुछ पुराने वीडियो देखे थे, वो पता लग रहा है कि आखिरकार अब ये हिंदुओं का हिंदुस्तान तो नहीं बचा, ऐसा लग रहा है। जिस तरह का इस रोहित के साथ हुआ, और वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल। और मजे की बात ये सुरेश जी कि ये जो कालखंड बता रहा है वो भी अभी योगी जी के शासनकाल में। आप देखिए कि एक्सट्रीम है, सारी चीजों की एक्सट्रीम। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि योगी जी के पुलिस प्रशासन को कितना पता है और उन्होंने क्या किया, ये तो देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि आपके चैनल को देख रहा हो कोई न कोई उनका अधिकारी, तो उनको कम से कम शर्म आ रही होगी। उस क्षेत्र का कोई भी अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके चैनल को देख रहा है तो वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उसको। इस तरह के कांड जो है देश के अंदर, जिसको कहते हैं तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यकों का इस तरह से खतना कर रहा है। आप देखिए, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी उनको। और हम हैं कि फिर भी जो है ना, रोहित बेचारा परेशान होकर के, पीड़ित होकर के हर चीज को सहन किए जा रहा है, झेले जा रहा है, लेकिन वो कहीं रिवॉल्ट नहीं उठा पा रहा। आखिरकार ये उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है। और हम जिस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और ये साफ साफ कहा गया कि मुसलमान इधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे, उसके बावजूद ही आपने, वो कहते हैं कि जिसको शरण दी वही शरणागत बनाने में लगा हुआ है आपको, कि आप जो है कुछ भी कर लो, हम रहेंगे वही जो हम थे, उससे ज्यादा कट्टर हो गए। अब ये जो रिवर्स लव जिहाद की कहानी है सुरेश जी, ये वास्तव में देश को हिलाने वाली है। अब तक लोगों के दिमाग में सिर्फ यही था कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान जिहादी लड़के फंसाते हैं। आज इसने ये भी साफ कर दिया, जैसे आपने कहा भी था कि मैं पहले भी बहुत सारे केसेस हैं और आज आपके 10 केसेस हैं जहां पर कि मुस्लिम लड़कियां तैयार होकर, आप सब लोगों से पहला राउंड पूरा होने के बाद मैं वो 10 ग्राफिक भी दिखाऊंगा, कहां कहां कब कब कौन से मामले हुए जो पब्लिक डोमेन में हमने लाए हैं, वही मामले। लेकिन अभी आप कंटिन्यू कर लीजिए। जी, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, इस मोहित वाले मामले को तुरंत जो है उसकी होम मिनिस्ट्री को देना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से इमीडिएटली इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और सारे के सारे लोग तुरंत जेल के अंदर होने चाहिए। और विशेष बात है कि ये ज्यादातर मामले रिवर्स लव जिहाद के भी यूपी से ही ज्यादा हैं। देखिए, लव जिहाद के मामले भी यूपी में हैं। यूपी और मेवात दो इस मामले में हिस्ट्री सीटर हैं इस समय। बिल्कुल। तो वो दोनों की दोनों जो है वो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश
और ये मेवात से लगा हुआ क्षेत्र, ये सारे वो मिनी पूरी तबलीगी पाकिस्तान है। जमातियों का गढ़ है। बिल्कुल। चलिए मैं अमित शंकर जी के पास चलता हूं। अमित जी, समाज की संवेदनाओं के ऊपर आप जैसे लोग लिखते हैं या संवेदनाएं बताते हैं, इतना संवेदनशील होके कोई अपने बेटी के प्यार में उतना उससे ज्यादा प्रेम करने वाले युवक के साथ इतनी हैवानियत करना, ये तो इंसानियत हो ही नहीं सकती ना, ये तो शैतानियत की भी हदें पार है। सुरेश जी, जिस धर्म से आप और मैं, जिस हिंदू धर्म से हम सारे आते हैं, हमारे तो धर्म में ही प्रेम की भी परिभाषा कुछ और है। और इस प्रेम की परिभाषा को जिन हिंदुओं ने पढ़ा है, वो इस रिवर्स लव जिहाद या लव जिहाद की में जो प्रेम चल रहा है उसको तो समझ ही नहीं सकते हैं। ये जो हमारा भाई जो रिवर्स लव जिहाद का जो शिकार हुआ है, शायद इसी वजह से इसको भी ये समझ में नहीं आया कि जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूँ उसके भी परिवार वाले मेरे साथ इतना जानवरों से भी बदतर व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है जो हम सबको अब मान लेना चाहिए कि ये जो हम राग गाते आए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस राग को अब अंत करना होगा। और तीसरी बात यह है कि हम सबको इस बात को समझना होगा, चाहे वो हिंदू गोंडा का हो, चाहे मेवात का हो या कहीं का हो, कि अगर सांप को घर लाके दूध पिलाओगे, उससे प्रेम करोगे और यह आशा करोगे वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा, ये कभी होने वाला नहीं है। सांप का जो जेनेटिक कोड है वो विष से भरा है, वो सांप तुम्हें कभी ना कभी अवश्य काटेगा। और आज हिंदू युवकों से मेरी विशेष रूप से अपील है कि ये जो कायरता का चोला पहन रखा है, इस कायरता के चोले को उतार के फेंक दो। हम महापुरुषों की संतान हैं, हमें भगवानों का खून है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम एक आवाज बुलंद करोगे, हिंदू समाज के लाखों युवक तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुमने से किसी के भी साथ धर्म के नाम पे, प्रेम के नाम पे कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तुम्हें छला जा रहा है, तुम्हें ठगा जा रहा है, तुमको किसी कोने में भटका दिया जा रहा है, तुम आवाज बुलंद करो, हम सारे तुम्हारे साथ। बिल्कुल। हमारे साथ मुस्लिम विचारक के तौर पर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। फाजिल अहमद जी बताइए, यह हैवानियत की भी हदें पार हुई है। हिंदुस्तान के किसी भी लिटरेचर में आपको इस प्रकार की घटना नहीं मिलेगी। चौहान जी, जितने भी आपके पैनल पे लोग बैठे हैं, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये दो परिवार के आपस की बात। अच्छा, इसलिए सुन लीजिए। अब देखिए, बीच में मैं सुन रहा परिवार की बात बंसल जी, सुन्नत नहीं करता। अरे सर, सुन्नत उसकी मर्जी से होगा ना। आपको भी मर्जी कोई से नहीं हुआ, मर्जी से हुआ तो आपके चैनल पे आकर के बोलता नहीं भाजी साहब। आपको भी बीमारी हो जाएगी तो आपको भी सुन्नत कराना पड़ेगा। मत करिए। अरे सुन लीजिए ना, आपको भी बीमारी हो जाएगी तो आपको भी सुन्नत कराना पड़ेगा। डॉक्टर कर देगा सुन्नत। बीमारी तो आपकी है, जिसके कारण आपकी बीमारी है ना। आप देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। हमारी बीमारी एकदम ठीक है। आपके जैसे लोगों के कारण पूरा इस्लाम बीमार है। आप मत करिए। और पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम की छवि जो है वो खराब इसलिए हो रही है, हम भारत के संविधान पे भरोसा करके जीते हैं। इस्लाम के मानने वाले लोग हर चीज आप देखिए, आप एक ही सरकार है, वो इस्लाम को नपुंसक सरकार है, एक ऐसा नपुंसक है आप लोग। प्रस्तुत करते हैं। आप लोग बताइए ना, आपकी सरकार है और क्या इंसाफ मिला इस बच्चे को? नहीं चाहिए। अरे शर्म तो आप करिए ना। हो रहे हैं और आप हैं शर्म करिए। उसका बढ़ावा क्या आपकी सरकार में भी इस बच्चे को क्या इंसाफ मिला? को छोड़ दो, शर्म से डूब मरिए। सरकार जो करेगी फिर अब कितना काम करेंगे? सरकार जो नपुंसक करेगी है आप बिलबिलाओगे। आप लोग नपुंसक हैं। समझिए, आप लोग सरकार में बैठ के भी न्याय नहीं कर पाते हैं। लड़के इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? सरकार में रहने के बावजूद भी आप इस बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे। अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम के लिए सरकार पर कानून है कि नहीं है? हिंदुस्तान की अस्मिता को खरीद रहे हो और हिंदुस्तान आपके बाप का नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। जब हिंदुस्तान हमारा है, हमारी मर्जी से रह रहे हैं आप। जैसे आप लोग हम वोट देके आपको सरकार बनाते हैं। आपके लिए पाकिस्तान बनाता था, आप क्यों नहीं पाकिस्तान चले गए? सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाला हिंदू है। आप क्या कर रहे हैं भारत में? आपके लिए देश आपका थोड़ा ही है, हमारी मर्जी से रह रहे हैं। ध्यान रखना, हिंदुस्तान। एक मिनट विनोद जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। फाजिल अहमद, आप प्रतिक्रिया सुनिए। अच्छा लग रहा है तो फाजिल अहमद, हिंदुस्तान कम से कम उसके बाप का तो कतई नहीं है
जिसने बाप के नाम पर पाकिस्तान मांग लिया था, उसके बाप का हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, हमारे साथ जो रोहित है, मैं उसके पास दोबारा चलता। रोहित, आपकी सुन्नत की घटना बहुत बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि आपके साथ ये कैसे हुआ और आपने इसका कैसे प्रतिकार किया, क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं। टीवी पर पहली बार कोई लड़की से रिवर्स लव जिहाद का पीड़ित लड़का, हिंदू लड़का अपनी पीड़ा बता रहा है। ध्यान से सुनिए, जिसकी सुन्नत की गई। बताइए जी। मुझे यहाँ से बुलाया गया पहले अपने घर पे गोंडा। मुझे ये बोल के बुलाया कि आपकी मतलब बीवी बीमार है, थोड़ा तबीयत खराब है, पेट से थी वो, कि आप आ जाओ, देख लो, इनको देख लो और आपका भी इलाज करा देंगे। थोड़ा आपकी कमजोर हो तो आप अपना इलाज भी करा लेना, हमारे डॉक्टर जानकार है। मैंने कहा चलो भाई, अब चल देता हूँ, मेरी तो बीवी है, मैं उसे देखने के लिए यहाँ से गोंडा चल देता हूँ। गोंडा से आए कटरा बाजार उसका गांव है। तो वहाँ मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, मैं देखता हूँ भाई, उसका अल्ट्रासाउंड कराने गया, मैं अल्ट्रासाउंड करा के आ गया। उसके बाद वो कहते हैं चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा जो बॉडी चेकअप है वो करा देंगे और तुम्हारे थोड़े मोटे होने की दवाई दिला देंगे। मैं समझ गया, थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था मुझे कि पहले ये करवा चुके हैं मेरे हाथ से होम, तो अब ये ज़रूर करवाएंगे कुछ ना कुछ। तो मैंने उससे बोला, मैंने अपनी बीवी से बोला, मैंने कि मुझे यार ये कुछ गलत लग रहा है, मुझे कहीं ले जा रहे हैं। तो वो कह रही नहीं, तुम मेरे पापा पे शक करते रहते हो, ऐसे ही वो कहीं नहीं ले जा रहे, वो तो तुम्हारा भला चाह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर वरीर तगड़ा हो जाए, थोड़ा हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैंने कहा चलो। वहाँ जैसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ ले जाके मुझे पहले उन्होंने सेटिंग कर रखी थी, क्या करना है क्या नहीं करना, उनकी पहली सेटिंग हो चुकी थी। मुझे यहाँ से वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। वहाँ ले जाने के बाद एक कमरा था, कमरे में बैठा दिया, कह रहे डॉक्टर आ रहे चेकअप करेंगे। बैठा के फिर मेरे से कहा आप लेट जाओ जब तक यहाँ पे। मैं लेट गया तो वहाँ पे जो लड़के थे उनको लड़के बुला रखे थे और जो आदमी थे उन खड़े थे कमरे में, बंद कमरा गेट लगा लिया। उन्होंने ग्लूकोज की बोतल लगाना है, कंपाउंड ग्लूकोज की बोतल जैसे चढ़ाई और यहाँ निडल लगाई मेरे हाथ में। उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन उसमें डाल दिया था। अब मैं तड़प रहा, मतलब मुझे धीरे धीरे कुछ न कुछ पता चल रहा था कि हाँ धीरे धीरे मेरे आंखें डाउन हो रही हैं, अब बेहोशी भी जा रहा हूँ मैं। तो मैं समझ चुका था कि अब मेरे साथ ये मुसलमानी कराएंगे। तो मैंने गाली गलौज दी वहाँ पे, मैंने जो मेरी बीवी थी और उसके बाद मैंने सबको बोला, मैंने कि ये मेरे साथ गलत करेंगे, मुझे बचा ले। तो वो कह रहे, वो बगल में बैठी हुई कह रही कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे धीरे धीरे उन्होंने फिर एक इंजेक्शन और डाल दिया उसमें ग्लूकोज में। उनका नशा तेज होता लगा, मैं आंखें बंद हो गई। फिर मुझे होश आया, दिन में लेकर रात को होश आया मुझे। रात को जैसे ही धीरे धीरे होश आने लगा, वो सब पास में खड़े थे। तो वो कह रहे चलो वो ले चलते हैं इसे। तो मैं चिल्लाने लगा, मैं बहुत तेज, मुझे मेरे हाथ ये वहाँ बांध दिए, उस पर बेड पे टेबल पे, हाँ बांध दिए, जो ले जाते हैं खिसका के, बांध दिए, पैर बांध दिए। मैं चिल्लाने लगा वहाँ तेज, मैं कह रहा बचा मुझे बचा। सबसे वहाँ फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले गए, फिर गाली गलौज हुई। फिर वहाँ डॉक्टरों ने सुना नहीं मेरी, उन्होंने तो बस अपना काम करा था, इंजेक्शन ठोके जाने बेहोशी के। फिर उन्होंने मेरी सुन्नत कर दी, मुसलमानी कर दी। और मुझे फिर 1-2 दिन बाद होश आया कि हाँ मेरे साथ ये हो चुका है। जब मैंने नीचे देखा कि मैंने उससे पूछा, मैंने कि यार मुझे पेशाब आ रहा है, पेशाब करना है मुझे। तो कह रहे यहीं कर लो पेशाब। मैंने देखा नीचे कि पेशाब की थैली लग रही है मेरा बगल में और नली डली हुई है। मैं देख के सन्न रह गया, थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गया था मैं उस टाइम। फिर वहाँ से फिर मुझे 8-9 दिन के बाद वहाँ से अपने गांव ले गए। गांव ले जाने के बाद ऐसी की ऐसी जैसे मेरे हाथ में पेशाब की थैली लग रही, पूरे बाजार में डुलवाया उन्होंने मुझे। मतलब आपको पूरे गांव की नहीं, हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं, हम आपकी व्यथा समझ सकते हैं कि एक मर्द के साथ कुछ नामर्दों ने क्या हरकत की। मुझे गुस्सा आता था, मैं सोचता था या तो मैं इसे मार दूं या खुद मर जाऊं। मैं उससे बोलता रहता था कि मैं उससे कहता था कि एक बार
पुलिस में चलने कंप्लेंट करती मेरे साथ। पर वो सब मिले हुए थे, सब वो जाती नहीं थी, मेरी कंप्लेंट कोई लेता नहीं था। आपको जब पूरे शहर में घुमाया गया, आपके पेशाब की थैली हाथ में, आप जख्मी होके चल रहे हैं, तो वो मोहल्ला किसका था? क्या जनरल सामान्य था या केवल मुस्लिम एरिया था? वो उनका इस्लामिक एरिया था, जो उनका मतलब वहां पे उनके उस गांव में हिंदू का बाजार अलग है, मुसलमानों का बाजार अलग है, बटे हुए हैं। तो अपने इलाके में घुमा रही थी कि वो घुमा रहे थे, मतलब बता रहे होंगे कि अपने मुसलमान बनवाया है। मतलब जब लड़की ने हिंदू से शादी की तो उसका बदला लेकर एक हिंदू को उन्होंने मुसलमान बनाया, इसका ये प्रतीक था। तो इसका मतलब तो ये वहां इस तरीके से आपको देखकर जिनको समझ में आ रहा था, इसका मतलब आपके पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी। हाँ, पहले फोन किया था इसने किसी लड़के को, तो वो लड़का भी हिंदू ही था, उसका नाम संतोष था। उस लड़के से भी कुछ पैसे ठगे गए थे। उस लड़के से मैंने जैसे उसने व्हाट्सएप पे कॉलिंग की तो वो नंबर मैंने चुरा लिया था। उस नंबर पे मैंने पर्सनली दूसरी जगह अपने फ़ोन से फ़ोन किया उसको, उस लड़के को व्हाट्सएप किया और उससे पूछा मैंने सारी हकीकत। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पहले 3.5 लाख रुपये ठग चुके हैं, और वो लड़का डर के उनके गाँव के पास का ही रहने वाला था वो, और वो डर के आज वो सऊदी ओमान रह रहा है। तो वो तो वहाँ से भग गया था। वो ये कह रहा था कि तू जितना हो सके उतने जल्दी बच जा इनसे, नहीं तो ये तेरे साथ कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। उसके बाद फिर इनका ये तो बस मेरे पास 2 महीने में 1 महीने भेजते रहे, 4 दिन 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए भेजते रहे, ताकि मतलब आपने दिल्ली में भी पुलिस में जाने का कोई प्रयास नहीं किया? मैं गया था कंप्लेंट पर, मेरी जब नाम सुनते थे, नाम क्या है, मैंने मोहित कुमार, उसका नाम क्या है, मैंने नाजरीन, तो वो कहते थे तुम्हारा मैटर वो नहीं है, तुम न्यूज़ में जाओ या फिर कहीं जाओ। कोई कंप्लेंट नहीं लेता था मेरी। मैंने 100 नंबर भी कॉल किया, तब भी मैं गया था 100 नंबर कॉल करके, फिर भी मुझे बाहर से भगा दिया कि यार तुम्हारा मैटर वो नहीं, तुम न्यूज़ में जाओ या फिर आप कहीं सोशल कोई। विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, एक हिंदुस्तान जिसको हम हिंदुओं का हिंदुस्तान कहते हैं, उस हिंदुस्तान में एक युवक को पूरे मोहल्ले का इसलिए परेड कराया जाता है कि देखो हमारे बच्ची के साथ शादी करने वाले को हमने फिर से मुसलमान बनाया। पुलिस ना सुन रही है ना कुछ कोई सुन रहा है। विनोद जी, बहुत ही बीभत्स स्टोरी है इसकी, रोहित की। वास्तव में एक कहीं भी थोड़ा मानवता किसी के अंदर जिंदा है सूरज जी, तो वो तो पानी हो गया होगा। और ये भारत के अंदर हो रहा है, भारत के भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की नगरी है। आपको शर्म आई कि नहीं आई? तो ये जो स्थिति है, अरे चुप हो जा तू यार, थोड़ा तमीज रख ले। इतना कुछ सुनने के बावजूद तेरा चुल्लू और पानी में डूब के नहीं मरा। मुस्लिम विचारक लिख रहे हो तुम अपने नाम के सामने। फाजिल तुम्हारा फजिल का चला जाएगा, याद रखना। ज्यादा बदतमीजी से पेश मत आओ, कम से कम तमीज रखना भी सीखो। इतनी दर्दनाक स्टोरी सुनाई है तो पत्थर जमीन पिघल जाएगा। और तुम अभी भी तुम जिहादी मानसिकता नहीं त्याग रहे। ये कैसा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस बच्चे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में तो आप लोग डूब के मर जाइए। आप लोग सरकार चला रहे, आप लोग कुछ आते हैं सरकार जब सरकार एक्शन लेती तो बिलबिला लेते हो तुम, पानी में पहुंच जाते हो तुम वहां पर। अरे उससे पूछो जरा अपने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन से, वो क्या कह रहा है। मुसलमान शिकायत कर देगा तो अरब के मुसलमान आकर के आक्रमण कर देंगे। अरे तुम जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। देशद्रोहियों, कम से कम शर्म करनी चाहिए। एक देश के लड़के के सामने एक लड़के को एक जिहादी लड़की के माध्यम से इस तरह से प्रताड़ित किया गया, और जिस तरह से तुम उसको सुन्नत कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हो हम पीड़ित हैं, हम पिछड़े हुए हैं, सारे संसाधनों को तुम खा गए और सारे के सारे हमारी संस्कृति को खा गए, हमारी सभ्यता को खा गए, हमारे संसाधनों पर तुमने कब्जा कर लिया। और अब पुलिस और प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है तो तुम बिलबिला जाते हो, चले जाते हो विदेशियों के बोर्ड में बैठ जाते हो। अब देखो अरे शर्म करनी चाहिए, कम से कम मोहित के केस में तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, शर्म करनी चाहिए।
बेशरम इंसान हो तुम लोग। सरकार चलाने का ढंग नहीं, छोड़ दो सरकार, तुम्हारे बस का नहीं। अरे सरकार हम नहीं चलाते, सरकार को पता लग गया तो तुम्हारे गाल पे से मारेगी, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। पाकिस्तान में जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ में आ रहा है तुम्हें? सरकार को पता नहीं अभी। आप लोग क्यों नहीं गए पाकिस्तान? जब सरकार सरकार ने जब लाठी पकड़ ली ना तो तुम गद्दार है आप लोग इस गाँव देश के। यही तो दुर्भाग्य है, देश के गद्दार है। दलितों से चप्पल डलवाते हो। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे नहीं चलेगा। फाजिल अहमद, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो गया। अरे जिन मुसलमानों ने इसके साथ ऐसा किया उस पर कार्रवाई की मांग करो ना पहले। कभी नहीं स्वीकार करेगा। मुसलमान हमेशा सिर उठा के जिया, सिर उठा के जिएगा। ये सिर उठा के जीना है। ये रोहित के साथ जो किया उसको सिर उठा के जीना कहेंगे। हमको नहीं डरवा सकते। बेटी को मार सकते हो। ये लड़ाई आप देखो, इस लड़के के साथ क्या इंसाफ हुआ। आपकी पुलिस ने क्या किया? सरकार चला रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। सरकार तुम्हारे जिहादियों ने बड़ा अच्छा किया। अरे सरकार बहुत अच्छा किया, ठेल दो उनके लड़की ने बहुत अच्छा किया, तब यहाँ टीवी पर बहुत अच्छा किया। अरे शर्म करो यार, कम से कम फाजिल अहमद। अमित शंकर जी के पास चलता हूँ। अमित शंकर जी, ऐसी कथाएं तो फिल्मों में भी नहीं देखी। जहां कल्पना की दुनिया होती है वहां पर भी कल्पना इतनी गिरी हुई नहीं होती, इतनी गंदी नहीं होती। ये तो साक्षात एक भुक्तभोगी, एक पीड़ित हमारे सामने अपनी व्यथा व्यक्त करा है। यकीन जानिए, रोहित की कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो और मैं ये सोचने पे विवश हो गया हूँ आज कि इस भारत देश में अल्पसंख्यक कौन है और बहुसंख्यक कौन। ये जो रोहित ने जो घटना सुनाई है ये हिंदुस्तान की है, कहीं पाकिस्तान की तो नहीं है। और दूसरी बात, मुझे बहुत हैरानी है इस बात की कि कहने तो फाजिल जो भारत के नागरिक हैं जिनका जाना चाहिए, ये किस बेशर्मी के साथ ये अपने धर्म की वकालत कर रहे हैं। और खैर इससे मैं इनकी बहुत बड़ी गलती नहीं मानता हूँ, ये तो इनके समाज का ही रूप है और इस रूप को अब तो विश्व में समझ भी लिया है, पहचान भी लिया है और जान भी लिया है। लेकिन यकीन जानिए, जो लोग हमारे हिंदू भाई लोग जो हिंदुस्तानी जो लव जिहाद को एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन समझते हैं, जो लव जिहाद को एक स्पोरेडिक केस समझते करे भाई कहीं हुआ होगा, एक यहाँ हुआ होगा, दो वहां हुआ होगा, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि लव जिहाद एक हकीकत है और ये हकीकत आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपके घरों तक पहुंच गई है। और ये जो हकीकत है ये लड़के लड़की किसी भी रूप में आपके घर में घुस सकती है, आपके घर को बर्बाद कर सकती है, आपके धर्म को बर्बाद कर सकती है और आपकी संस्कृति को बर्बाद कर सकती है। तो भगवान के लिए अपनी आंखें खोलिए, इस कड़वी सच्चाई को जानिए और इस सच्चाई के खिलाफ अपना एक मोर्चा आप मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें और जहां कहीं भी इस तरह की घटना देखने को मिले तुरंत उसे रिपोर्ट करें। बिल्कुल। फाजिल अहमद बताइए, क्या इसको धर्म का स्वरूप कहा जाए? क्या है ये फाजिल अहमद? चलिए, मैं आपको कुछ और 10 केसेस जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, हम बात कर रहे हैं उसके दौरान या स्क्रीन पर चलाने के लिए कंट्रोल रूम को कहता हूं 10 केसेस, कुछ केसेस आपके सामने, फिर ये सारी केसेस एक एक करके ग्राफिक में आपके सामने चलती रहेगी। हम चर्चा करेंगे रिवर्स लव जिहाद, जिसमें मुस्लिम लड़की हिंदू बनकर हिंदू लड़के को फंसाती है। ऐसे केसेस के ये मैटर हम आपके सामने चला रहे हैं। कब, कहां पर क्या हुआ, उन 8 केसेस 10 केसेस को हम आपके सामने रख रहे हैं। एक केसेस समक्ष मेरे सामने है और 9 केसेस ग्राफिक में आपके सामने एक एक करके चलती रहेगी। मैं रोहित के पास पुनः चलता हूं। रोहित, आपकी कहानी तो सुनकर मुझे दर्शकों के कमेंट सुनाई दे रहे, लिखे, मैं पढ़ रहा हूं कमेंट इस बहस के दौरान। हिंदुस्तान ने ऐसा कभी सुना नहीं है। आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आपके साथ कोई खड़ा क्यों नहीं हुआ? रोहित सर, आप किसी सामाजिक संगठन के पास गए थे, पुलिस ने तो आपको कुछ नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन जैसे पुलिस ने कहा था कि आप मीडिया के पास जाइए, तो आप किसी मीडिया के पास गए थे? नहीं सर, फिर मैं ऐसे संगठनों में आरएसएस वहां गया था तो वहां भी
ये बोल दिया था कि ऊंची आवाज में बोलिए, डरिए मत। मैं आरएसएस संगठन है वहाँ गया था मैं अपने हिंदू संगठन के पास, तो वो कह रहे थे यार तुम्हारा मैटर कुछ अलग है, तुम इससे मिलो उससे मिलो, फिर मतलब टाल देता था जो भी। कौन से शहर में गए थे आप? यहीं दिल्ली में। तो टाल देते थे, मतलब कहते हम हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं बात, ऐसे करते। फिर मैं हमारे एक जब मैंने केस कोर्ट में केस डाल दिया था, सब कुछ कर दिया था, तब मैं हमारे आप थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए, संकोच मत करिए, और होने से कुछ होने वाला नहीं, रोने वाला आपके साथ इतना बुरा हो चुका है, और क्या होने वाला है। हाँ सर, जीते जीते वैसे ही हाँ मार दिया था। बोलिए। तो सर मैं ये अपने फेसबुक पे मैं अपनी जो बात रख रहा था कि मैं शायद अपनी कोई मेरी मदद करेगा, फिर मैंने वीडियो डालने की कोशिश की, तो फिर वो वायलेंस हो गया, डिलीट हो गई वो वीडियो। उसके बाद मैसेज करता रहा, फिर किसी ने ऐसे नंबर दिया, ऐसे नंबर देते रहे, मतलब नंबर टू नंबर कांटेक्ट में सबसे हेल्प मांगता रहा। मैंने कि यार मेरी कोई मदद करो, नहीं तो मुझे मार देंगे वो। बस ऐसे ही करते करते आप तक बस किसी ने आपका नंबर दिया, फिर यहाँ पहुँचा। और मित्रों, मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये जो रोहित की जी घटना है, मैं पैनल को भी बताना चाहता हूं कि जो घटना रोहित के साथ हुई, वो जिस गोंडा में हुई, वो क्यों हुई, क्यों वहां की पुलिस ऐसी है। आप देखिए, वहां से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर वहां का पुलिस अधिकारी का ये वीडियो क्या कहता है, देखिए। खतीजा से उससे निकाह करके उस अभागन को सुहागन बनाने का कार्य किया। पैगंबर का कोई गुरु नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था उनका, सब कुछ सारी विद्या सारी तालीम अल्लाह ने उनको अपने आप बख्शा था। जब मोहम्मद साहब ने, हमारे पैगंबर ने दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया है, आज उनके हम इस जलूसे मोहम्मदी में उनके संदेश को, उनके हम सच्चे अनुयायी, उनके सच्चे इस्लाम के वाले हम तब होंगे मानने वाले जब हम पूरे अमन और शांति के साथ अपना जुलूस निकाले, दुनिया को अमन और शांति का संदेश दे। और हमारे बदला चढ़ाते हैं जो तहजीब निकल करके जा रही है, तो लोग हमें दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और अमन और शांति का संदेश दे रहे हैं। ये पूरे दुनिया में, हमारे जनपद में नहीं, बाकी जो यहाँ का नाम कुछ गड़बड़ हो गया था बीच में, वो यह संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाए। आप लोगों को जलूसे मोहम्मदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। देखिए विनोद जी, जहां पर एक पीड़ित को जान बचाना जरूरी था, उसकी इज्जत को भी बचाना जरूरी था, और सुन्नत होना मतलब इससे बड़ी बात पुलिस के लिए नामर्दी की क्या हो सकती है। वहां पर ऐसे भाषणबाज पुलिस वाले हैं विनोद जी। वही तो कारण है, उसी के कारण ऐसा सब हो रहा है, मुझे लग रहा है। अब इसकी बिल्कुल बाकायदा एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अरे यूपीएससी जिहाद वाले और देश के इस बेटे को न्याय मिलना चाहिए। यूपीएससी जिहाद वाले होंगे सब। हाँ, तो ये खुद मान रहे कि यूपीएससी जिहाद वाले होंगे, जिहाद वाला अफसर होगा। हाँ, वो बताएंगे कौन है, सबकी कुंडली निकालेंगे। विनोद जी बात बोलते कंटिन्यू करिए। नहीं, इन्होंने ठीक है, एक्नॉलेज कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। कोई ना कोई यूपीएससी जिहाद वाली मामला होगा, और ये ऐसे जो विचारक बैठे हैं ना जी, इनके प्रचारकों का ये कमाल है। और ये जिस तरह से ये बेशर्मी वाली हंसी हंस रहे हैं, ये इनको नालायकी इनकी सामने नजर आ रही है। ये पता लग रहा है कि ये देश में रहने वाले वो सांप हैं जो जहर से भरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि वास्तव में देश को जो है सिर्फ दारुल इस्लाम बनाने पे तुले हुए हैं। और वो जो जिहादी भारत बनाने के चक्कर में ये शरीयत के अनुसार, कानून के शरीयत के हिसाब से ये देश को चलाने वाले हैं। आज संविधान करते हैं, चलाते शरीयत है। आप देखिए जिस तरह के ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये पुलिस अधिकारियों से क्लियर हो रहा है। ये मुझे नहीं पता आपका वीडियो कब का है, लेकिन वास्तव में इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उस समय जो इसने रोहित ने जो कंप्लेंट करी थी वहां पर, उस कंप्लेंट के समय कौन अधिकारी था, और दिल्ली के अंदर जिसमें जहां कंप्लेंट करी उसमें कौन अधिकारी था, और उसने कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी। ये बहुत महत्व का मामला है, और इसको बाकायदा न्याय मिलना चाहिए। दोबारा इसी टॉपिक पर इन्होंने क्या किया हम देखना चाहते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको वो मामले एक एक करके दिखाता हूं, जिसको मैं पढ़ूंगा, जिससे कि आपको शायद इस चर्चा में छोटे स्क्रीन में, छोटे टीवी पर पता न चले। वर्ष 1998
एक एक करके लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। अप्रैल 2019 यूपी सहारनपुर चकदेवली गांव का मामला है। लड़की से निकाह करवाकर 21 वर्ष के अजय कुमार को बना दिया खालिद। अगला मामला लीजिए, 2018 अलीगढ़ यूपी, ये भी यूपी का है, बरोला का। जाफराबाद के वेद प्रकाश को लड़की से निकाह करके बना दिया आदिल। 2018 अलीगढ़ का मामला। एक एक करके आपके सामने मैं मामला ले रहा हूं। 1998 जनपद अंबेडकर यूपी, गांव फूलपुर, पिंटू पांडे को लड़की से निकाह के बाद बना दिया गया कैश मोहम्मद। 98 का मामला है। देखिए कितने पुराने मामले भी हमने निकाले। 2017 में इजराइल के सैनिक व्लादिमीर, यह मामला आपके सामने, जो आईएस में भर्ती होने के लिए जो गया हुआ था, उन्होंने यह बात कबीली थी। और संभल में भी इस प्रकार की बातें आपके सामने कई प्रकार के हमने लाई थी। ये सारे मामले स्क्रीन पर एक एक करके आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अगस्त 2019 मध्य प्रदेश के इंदौर के दीपक ने महाराष्ट्र की संभाजीनगर के शाहनाज से शादी की, लेकिन बाद में उसकी बीवी को जबरन उठा ले गए और एक शर्त रखी कि पहले इस्लाम कबूल करो। दीपक को इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2019 में ब्रिटेन कमाने गए लड़के सिद्धार्थ को इस्लाम कबूल करवाया गया और नाम रखा गया अबू, और सिरे भेज दिया गया आईएस के तरफ से लड़ने के लिए। अप्रैल 2018 बांदा यूपी में चापे शाह की दरगाह जाते जाते ब्राह्मण परिवार ने कबूल लिया इस्लाम। मैं ऐसी कई घटनाएं आपके सामने रख रहा हूं। दिसंबर 2018 की यह घटना है जो ओवैसी से लेके ये घटना अभी स्क्रीन पर चल रही रहेगी, क्योंकि मैं केवल घटना बनाने में समय नहीं लगाना चाहता। आप घटना पढ़ते रहिए, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। विनोद जी, 1998 की घटना भी लिस्ट में है, तो सोचिए कि यह मामला कितना पुराना है और हम अब इस पे चिल्ला रहे हैं। देखिए, ये जो साजिश है इनकी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और देखिए, मुझे याद आ रहा है कि वो जो जिन्ना ने कहा था कि लड़के लिए अब पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो जो फॉर्मूला था उसका, वो फॉर्मूला में ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। यही कारण है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर 47 के बाद आज तक की हिंदू की आबादी कितनी थी और कहां रह गई, और आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी कितनी थी और कहां पहुंच गई। एक बात। दूसरी बात ये भी देखिए कि वहां पर हिंदुओं का दमन होकर के खत्म हो गए। आज अफगानिस्तान तो हिंदू विहीन पूरी तरह से हो ही गया, और भारत के अंदर स्थिति जो है मुसलमानों की ये है कि कहने को वो चाहे 40 करोड़ हैं, लेकिन फिर भी कहलाएंगे अल्पसंख्यक। आप बहुसंख्यक कमाता रहेगा और उसके पैसे को ये ऐश करते रहेंगे, और हर तरह के संसाधनों को मिसयूज करना, और ऊपर से देश को गाली देना। अल्पसंख्यक का एक खास इनको वर्ग मान करके, और आर्टिकल 2930 का भी एक एडिशनल बेनिफिट जो कि देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को नहीं है, वो इनको तथाकथित अल्पसंख्यक के नाम पर मिल रहा है। और साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ेंगे, लड़कियों का निकाह भी कराएंगे, और लड़कों का आप खतना भी करेंगे, आप धर्मांतरण भी करेंगे, मंदिरों पर हमले भी करेंगे, हिंदुओं के घर भी जलाएंगे, बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को भी पालेंगे, उनको भी संरक्षण देंगे। अगर पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता है तो वो भी अबू बकर अल बगदादी का जो रिश्तेदार कोई ना कोई यहाँ मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है बड़े पैमाने पर चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, ये जो आपने जो जिहाद वाला जो कंसेप्ट है, यानी यूपीएससी जिहाद, इस तरह के कितने जिहाद देश के अंदर चल रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, मैं जल्दी ही मैंने डोमेन रजिस्टर कर दिया है, वेबसाइट शुरू हुई है, बस इसको अभी अपडेट करना है, stopjihad.org। हमने 44 प्रकार के जिहादों की बात उस पर लिखी है। जल्दी ही इसका लोकार्पण करेंगे और हिंदुस्तान को पता चलेगा हर जिहाद के लक्षण, कैसे बचना है, सब कुछ है, हेल्पलाइन वगैरह सब कुछ उसमें रहेगा। हर पीड़ित उसके साथ जुड़ पाएगा। यह भी हम लेकर आने वाले। मैं अमित शंकर जी के पास चलता हूं। अमित शंकर जी, 10 सेकंड में क्या उपाय हो सकता है? एक उपाय है, हम सबको एक बात समझनी होगी कि ये घुन की तरह पूरे राष्ट्र को ये चाट गया है, और अगर अब हमने आंखें खोल के इन पे कीटनाशक दवा ना छिड़की तो बहुत देर हो चुकी रहेगी।
और हमारा देश बहुत दिन तक इनको अब झेलने की स्थिति में नहीं है। वक्त आ चुका है कि हम इन्हें पहचाने, कीटनाशक दवा का प्रयोग करें और इन्हें जड़ से। फाजिल अहमद जी बताइए, क्या कैसे रोकेगा ये? देखिए चौहान साहब, अभी मैं बहुत सीरियस होकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो लोग नॉन सीरियस लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बीच बीच में बोल रहा था। मैं इन लोगों को बहुत सीरियस नहीं मानता। मैं भारत के संविधान पर भरोसा करते कि नहीं करते? नहीं करते। आपको क्या लगता है कि ये संविधान है कि ये नहीं? संविधान हिंदुओं को नहीं बचा पाया है 72 साल में। तो कैमरे मतलब पे खड़ा होकर कह रहा हूं, नहीं बचा पाएगा ये। नहीं, आपको इस संविधान और शायद पैनल भी मेरे से सहमत होगा। अगर सहमत है तो हाथ उठाइए। विनोद जी, 72 साल में ये पैनल, ये संविधान हमको नहीं बचा पाया, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या मानते हैं विनोद जी? बिल्कुल नहीं, आपको अमित शंकर जी, भरोसा नहीं है। ये तो खुद नहीं मानते इस बात। बिल्कुल, संविधान की गुहाई तब तक देंगे, संविधान की दुहाई तब तक देंगे और संविधान का नाम तब तक लेंगे जब तक उससे संरक्षण मिलता है, और जब नहीं मिलेगा तो फिर उसके ऊपर टांग ऊपर करने वाले भी हमने देखे हैं। मैं रोहित के पास चलता। रोहित, आपकी क्या अपेक्षा है? हम आपसे क्या मदद करें? सरकार से आपको क्या मदद है चाहिए? समाज से क्या चाहिए? रोहित, आपका नाम बदला हुआ इसलिए आप शायद कॉल नहीं समझ नहीं पा रहे। हाँ बोलिए, आपको ही कह रहा हूं मैं। सर मैं यही चाहता हूं कि मेरी सेफ्टी करी जाए, क्योंकि अब जो मैंने बात बोली है, जो बताई है, अब जो सच्चाई जो मेरे साथ हुई है, तो हो सकता है मेरे माँ को या मेरे भाई को या मुझे या मेरी बच्ची को वो गायब करवा दे, ख़त्म करवा दे, क्योंकि उन्होंने झूठा केस भी डाल दिया मेरे पे कि ऐसे वैसे कि मुझे। चलिए, आपकी सुरक्षा में तो मैं यहां पर सहमत हूं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी ने कहा कि इस केस को विशेष केस मानकर इसकी जांच के आदेश देने चाहिए और इसका पूरा केस स्टडी होना चाहिए, और फिर इस प्रकार के अन्य केसेस अन्य राज्यों से, और अकेले यूपी से मैंने आपको 10 बताई, तो अन्य राज्यों के केसेस को भी लाना चाहिए। इस पर भी अलग से अभियान चलाना चाहिए। ये भी हम चलाएंगे। मैं पूरे पैनल का आभारी हूं, आपने समय निकाला, आज के कार्यक्रम में सहभागिता की। हम यह अभियान लगातार 12 एपिसोड के बाद भी जारी रख रहे हैं आपके सामने, इसलिए क्योंकि लव जिहाद का राक्षस कितना बड़ा है दुनिया को पता चले। कार्यक्रम के आखिर में मैं दर्शकों को आह्वान कर रहा हूं, मित्रों, दिवाली पास में आई है और दिवाली पर चाइना और मजबूत हो जाएगा अगर आप चाइना के सामान को खरीदे। हम प्रतिवर्ष प्रति दिवाली स्वदेशी दिवाली का अभियान लेकर आते हैं, और आज से मैं घोषणा कर रहा हूं, हम एक लड्डू प्यार से गरीब भाई के नाम से इसकी रविवार सोमवार से शुरुआत करें। साथ में iSwadeshi.com साइट पर आप जाइए। घरों पर लगने के बिजली के जो माला होती है, जिसको कई जगह पर लड़ी कहा जाता है, ऐसी लड़ियां भी इस पर उपलब्ध है। बहुत से लोग, हम जब प्रतिवर्ष चाइना के बाइकआउट का अभियान चलाते थे तो लोग कहते थे कि हम कहां से, सामान ही नहीं मिलता है, सारी लड़ियां चाइना की है। तो अब हमने लड़ियां भी हिंदुस्तान में लोग बनाए, ऐसा कई लोगों को कहा, और कई महिलाओं को रोजगार देकर यह काम तैयार हुआ है। पिछले कई महीनों से कई लाख लड़ियां बिजली की बनी हुई है, और ये अब आपके घर को रोशन करेगी। हमने ये iSwadeshi वालों को कहा iSwadeshi.com पर, जिसमें संपूर्ण स्वदेशी के उत्पाद है, उस साइट पर जाकर आप इसको खरीदी कर सकते हैं। इस पर सेल भी अभी चल रहा है, और दिवाली के निमित्त आप इसके साथ जुड़ जाइए और iSwadeshi पर आपकी दिवाली मनाइए। चाइना को आपके ही सैनिकों के खिलाफ एक गोली आप इस दिवाली पर उसका सामान खरीदकर स्पॉन्सर मत करिए। मैं पुनः पूरे चाइना पैनल का आभारी हूं, मेरे साथ जुड़े सारे दर्शकों का भी आभारी हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का मैंगो जे